बहुत भाई, बॉलीवुड तो कुछ नहीं है, बॉलीवुड तो कुछ नहीं है, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। बॉलीवुड वाले जो है ना, साउथ वाले के बच्चे जो होते हैं ना, एकदम बच्चे के जमाने में, एकदम वो कुछ भी नहीं, बॉलीवुड में जान ही नहीं है। सबसे पहली बात, इधर करेंगे उधर करेंगे, यही करके कुछ नहीं करने। अब यहाँ से भी बॉलीवुड वाले उठानी कॉपी करेंगे। बॉलीवुड इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड प्रोबेबली द बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री। एक वक्त पर ये इंडस्ट्री लोगों के दिलों पर राज किया करती थी। यानी कि अगर लोगों की फेवरेट फिल्म पूछो तो वो बॉलीवुड की होती थी, फेवरेट एक्टर पूछो तो वो बॉलीवुड का होता था। यहाँ तक कि गाने भी लोग सिर्फ बॉलीवुड के ही सुना करते थे। बेसिकली ऐसा भी कह सकते हैं कि लोगों के लिए फिल्मों का मतलब ही था बॉलीवुड। लेकिन वहीं अगर पिछले कुछ सालों का डेटा निकाले तो ये इंडस्ट्री की हालत एकदम ही खराब हो चुकी है। एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही है और कई एक्टर्स का तो करियर ही खत्म हो चुका है। और कंट्रोवर्सीज का तो क्या ही कहना, जहां जहां पर भी बॉलीवुड का नाम होता है वहां पर कंट्रोवर्सीज होती ही है। और कुछ लोगों का तो ये तक मानना है कि बॉलीवुड इज डेड। तो नमस्कार मेरे भाई बंधु, सिनेमास्टिक की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और वीडियो में एंड तक बने रहना, बड़ी ही मजेदार इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ और थोड़ी बहुत यूजफुल भी होगी। और आज की वीडियो में हम बॉलीवुड के डाउनफॉल के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही में ये भी जानेंगे कि क्या 2025 में बॉलीवुड का कमबैक होगा या दी एंड। Bollywood is not working, right? Like in Bombay, I have one or two friends who are in your industry. You still hear that? Yeah. What? I think it's doing great now. No, it's not. Yeah. I don't think so. Personally, I don't think so, and they don't seem to think so. तो भाई अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की हिस्ट्री निकाल कर देखें तो एक चीज नोटिस करेंगे कि कभी भी हमने जो है क्रिएटिव फिल्में नहीं बनाई है, या ना तो कोई ऐसी फिल्म बनाई है जिसे हम ग्राउंड ब्रेकिंग सिनेमा कह सके। और इसके बदले हम बनाते थे कमर्शियल मसाला मूवीज। और यहीं पर हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के डाउनफॉल के पीछे का सबसे पहला रीजन स्टार्ट होता है, जो कि है फॉर्मूला फिल्म मेकिंग। बॉलीवुड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये लोग जो है बहुत पहले से ही हिट फिल्में कैसे बनाई इस फॉर्मूले के पीछे भागते हुए दिखाई दिए हैं, जिसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। याद करो राजेश खन्ना और देवानंद जैसे एक्टर्स की फिल्मों का दौर, तब जो है थोड़ी सी रोमांटिक मसाला फिल्में ज्यादा चलती थी, तो सबसे ज्यादा जो फिल्में है वो उसी जॉनर में बनती थी। उसके बाद इंडस्ट्री में एंट्री होती है अमिताभ बच्चन की, जिनकी एंग्री यंग मैन वाली पर्सनालिटी जो है फिल्मों को चेंज कर देती है और इंडस्ट्री को एक नया फॉर्मूला मिल जाता है एंग्री यंग मैन वाला। और इसीलिए उसके बाद जितनी भी फिल्में रिलीज हुई उसमें कहीं ना कहीं हीरो की जो है एंग्री यंग मैन वाली ही पर्सनालिटी रहती है। कुछ साल जो है इन फिल्मों का भी दौर चला और ये फिल्में जो है दबाकर पैसे कमा रही थी। लेकिन इसके बाद इंडस्ट्री में एंट्री होती है गोविंदा की और फिर दौर आता है कॉमेडी फिल्मों का। गोविंदा की एक के बाद एक कॉमेडी फिल्म्स आती है और वो बहुत ही ज्यादा पैसे कमाती है। और बॉलीवुड का जो अब तक एंग्री यंग मैन वाला जो फॉर्मूला काम कर रहा था वो अचानक से काम करना बंद कर देता है। और इसीलिए बॉलीवुड जो है अब ये नया फॉर्मूला अपनाता है कॉमेडी फिल्म्स का। और इसके बाद एक के बाद एक कॉमेडी फिल्म्स की लाइन लग जाती है। फिर कुछ साल के लिए ये कॉमेडी फिल्म्स का सिलसिला भी चलता रहता है। और फिर इंडस्ट्री में एंट्री लेते हैं शाहरुख खान और फिर स्टार्ट होता है बॉलीवुड का रोमांटिक फिल्म्स का एरा। और एसआरके के रोमांटिक फिल्मों के हिट होने के बाद बॉलीवुड के पास एक और फॉर्मूला मिल जाता है रोमांटिक फिल्मों का। और फिर बॉलीवुड वही करता है जो वो इतने सालों से करता हुआ आया है, एक के बाद एक रोमांटिक फिल्मों की लाइनें लगा देता है। तो देखा आप लोगों ने कैसे बॉलीवुड जो है फॉर्मूला फिल्म मेकिंग के ऊपर कुछ ज्यादा ही रिलाई करता है। और इसीलिए अच्छी फिल्म बनाने के बदले कौन सी फिल्म ज्यादा कमाई करेगी उसके ऊपर दबाव दिया जाता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि निमेश यार, फिल्मों का कमाई करना भी तो जरूरी है, आफ्टर ऑल फिल्म्स आर बिजनेस। तो भाई हाँ, मैं मानता हूँ पैसे कमाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी पहली फिल्म अच्छा पैसा कमाएगी तभी आप दूसरी कोई अच्छी फिल्म बना पाओगे। लेकिन फॉर्मूले के पीछे भागने की वजह से एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आती है, वो है प्रोड्यूसर्स का रिस्क ना लेना। मतलब कि किसी ने अगर बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत ही बढ़िया फिल्म कहानी उसके ध्यान में है, लेकिन अगर वो प्रोड्यूसर्स के पास गया और प्रोड्यूसर्स को लगा कि अभी जो फॉर्मूला काम कर रहा है उसमें जो है ये फिल्म कहीं भी फिट नहीं हो रही है, तो वो लोग जो है रिस्क लेंगे ही नहीं। वो बोलेंगे कि अभी जो फॉर्मूला चल रहा है उसके ऊपर फिल्म बनाओ, ये जो है हम अभी नहीं बना सकते। और ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि 70s में जब अमिताभ बच्चन की फिल्मों का दौर चल रहा था, जिसमें जो है ऐसी मसाला फिल्में चल रही थी जिसमें कि एंग्री यंग मैन वाला कैरेक्टर हमें देखने मिल जाए, उसी वक्त सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल और शेखर कपूर जैसे फिल्म मेकर्स भी थे जो फॉर्मूला से हट के कुछ फिल्में बना रहे थे, जिनका सिनेमा क्रिएटिव भी था और इम्पैक्टफुल भी था। लेकिन बॉलीवुड ने उन्हें जो है कभी भी अपना ड्यू दिया ही नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से इनकी जो फिल्में थी वो किसी भी फॉर्मूला में सेट नहीं होती थी। और इसलिए उनका मानना था कि ऑडियंस जो है कभी भी इनकी फिल्मों को देखेंगे ही नहीं। और इसी कारण ये जो फिल्म मेकर्स है ये अंडररेटेड ही रह गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है लेट 90s और अर्ली 2000s में, जब बॉलीवुड जो है अपनी आउटडेटेड फॉर्मूला फिल्म मेकिंग में से बाहर आ रहा था और ऑडियंस को नया सिनेमा देखने मिल रहा था, क्योंकि बॉलीवुड जो है नई कहानियां बना रहा था और डिफरेंट जॉनर्स भी ट्राई कर रहा था। आमिर खान लगान और तारे जमीन पर जैसी फिल्में बना रहे थे। राम गोपाल वर्मा सत्या और सरकार जैसी गैंगस्टर ड्रामा की वजह से फेमस हो रहे थे। एसआरके भी
कभी खुशी कभी गम के साथ साथ स्वदेश जैसी फिल्में भी बना रहे थे और सैफ अली खान, ओमकारा और लव आजकल जैसी फिल्मों में दिखाई दे रहे थे। और तो और ये वही वक्त था जब हमें मनोज बाजपेयी, के मेनन और इरफान खान जैसे एक्टर देखने मिले। और भाई अक्षय कुमार के कॉमेडी एरा को कैसे भूल सकते हैं हम। ये सारी की सारी फिल्में जो है हमें अर्ली 2000s में ही देखने मिली है। और जहां बॉलीवुड पहले सिर्फ एक ही तरह का सिनेमा बनाया करता था, अब जो है ऑडियंस को अलग अलग तरह की फिल्में देखने मिली और बॉलीवुड जो है क्रिएटिविटी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देने लग गया। और आज जब कोई कहता है कि वी मिस द ओल्ड बॉलीवुड, तब मेरे ख्याल से वो जो है ये अर्ली 2010s के पहले के ही बॉलीवुड की बात कर रहा हो ऐसा लगता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है 2008 में, जब रिलीज होती है आमिर खान की फिल्म गजनी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई गजनी फिल्म का बॉलीवुड के डाउनफॉल से क्या लेना देना। लेना देना है, बहुत ही बड़ा लेना देना है, क्योंकि गजनी ही वो फिल्म है जिसके बाद बॉलीवुड में साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाने का जो है दौर शुरू हुआ। अब देखो, गजनी जो है कोई पहली फिल्म नहीं थी जो बॉलीवुड ने साउथ से कॉपी करी हो। उसके पहले जो है बॉलीवुड ने बहुत सारी साउथ की फिल्में कॉपी करी हुई, और साउथ तो छोड़ो हॉलीवुड की फिल्मों को भी कॉपी किया हुआ है। लेकिन बात यह है कि गजनी बॉलीवुड की वो फिल्म है जिसने 100 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया था और बॉलीवुड में 100 करोड़ क्लब का इंट्रोडक्शन इसी फिल्म ने करवाया था। और साथ ही में मास एक्शन जॉनर जो है वो भी बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस गजनी फिल्म ने ही किया था। और ये गजनी फिल्म के रिलीज होने के बाद ही बॉलीवुड में 3 तरह के चेंजेस आए थे। पहला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का प्रमोशन करना, दूसरा है फिल्म इंडस्ट्री में कॉर्पोरेटाइजेशन लाना, और तीसरा है रीमेक फॉर्मूला। तो जल्दी से तीनों ही पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का प्रमोशन करना। असल में गजनी फिल्म ने जब 100 करोड़ क्लब में एंट्री करी थी, तब हर जगह पर जो है सिर्फ इसी फिल्म के चर्चे हो रहे थे, और वो जो है फिल्म के बारे में कम और 100 करोड़ जो उसने कमा लिए उसके बारे में ज्यादा थे। और उसी वजह से उसके बाद जो भी फिल्में रिलीज हुई उन्होंने एक तरह से रेस लगाना शुरू कर दिया कि कौन है जो ये 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले सकता है। और उसके बाद जो है 200 क्लब, 300 क्लब बनते गए, और फिल्में जो है स्टोरी और उसके कंटेंट वैल्यू से ज्यादा उसने कितनी कमाई करी उसके ऊपर ज्यादा बेचना शुरू हो गया। और ये चीज जो है अभी तक हमारे सिनेमा में चल रही है। मतलब कि आए दिन ही हमें कुछ ना कुछ न्यूज मिलती रहती है कि इस फिल्म ने इतनी कमाई कर दी, उस फिल्म ने इतनी कमाई कर दी। और ये सभी चीजों की शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं गजनी फिल्म से ही हुई थी। दूसरा पॉइंट था कॉर्पोरेटाइजेशन इन फिल्म इंडस्ट्री। अब अर्ली 2000 जो है ये वही समय था जब कॉर्पोरेट्स ने जो है फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। अब ये जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनका मेनली एजेंडा पैसे कमाना ही होता है। उनका बस यही देखना होता है कि हम जो फिल्म में जितना पैसा लगा रहे उतना रिटर्न हमें मिलना चाहिए। बाकी फिल्म कैसी बन रही है उनसे उनका कुछ लेना देना नहीं होता है। अब इन कॉर्पोरेट कंपनीज को गजनी फिल्म के रिलीज के बाद बड़े ही आसानी से पैसे कमाने का रास्ता मिल गया, जो कि कनेक्टेड है सीधा हमारे पॉइंट नंबर 3 से। तीसरे नंबर पर हमारा पॉइंट था रीमेक फॉर्मूला, जिसमें कि कॉर्पोरेट कंपनीज को गेम समझ में आ गई कि साउथ की कोई भी ब्लॉकबस्टर या जो भी हिट फिल्म है उसको उठाओ, उसमें बॉलीवुड का कोई बड़ा एक्टर ऐड कर दो और उसका जमकर प्रमोशन करो। फिल्म तो जो है साउथ में फेमस हुई थी, तो बॉलीवुड में भी हिट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। यानी कि आपने जो पैसे लगाए हैं उनका डबल ट्रिपल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम है वो हुई है। और बस फिर क्या, एक के बाद एक साउथ की फिल्मों का बॉलीवुड रीमेक बनाता चला गया। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जब जब कोई भी इंडस्ट्री फॉर्मूला के पीछे भागने लग जाती है तो वो जो है रिस्क लेना कम कर देती है, और वही चीज बॉलीवुड के साथ फिर से होने लग गई। अब जो है मोस्टली प्रोड्यूसर जो है रीमेक फिल्मों के लिए तो हाँ कह देते थे, लेकिन नई फिल्मों की कहानी सुनना तक नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अब जो है ऑडियंस वो फिल्में देखेंगे ही नहीं। और इसी चक्कर में हमें कहीं ना कहीं साउथ की फिल्मों की रीमेक ही देखने मिली, और जो नया सिनेमा था या तो कुछ अलग सिनेमा था वो हमें कभी देखने ही नहीं मिला। would never be made in Hindi. But when the film will become a hit, definitely one Hindi filmmaker, producer will say, let's remake it, right? Next day filmmaker called me. You know the filmmaker, can we get the remake rights? This is the mindset here. Let's just remake what's already worked. But they don't understand anything and they will not try anything new which doesn't have a reference point. लेकिन निवेश भाई, ये साउथ की फिल्में रीमेक कर करके बॉलीवुड ने पैसे तो बहुत ही कमाए हैं, तो ये पैसे कमाना बंद कब हुआ और लोगों ने अचानक ही बॉलीवुड की फिल्में देखना बंद क्यों कर दिया, वो तो बताओ। तो चलिए बात करते हैं बॉलीवुड के इररिलेवेंट होने के बारे में। तो भाई अब तक हमने बॉलीवुड की जितनी भी हिस्ट्री जानी उसमें हमने एक चीज नोटिस करी कि बॉलीवुड जो भी करता था उसमें ऑडियंस कहीं ना कहीं उनका साथ देता ही देता था। मतलब कि अगर राजेश खन्ना में से अगर अमिताभ बच्चन ले आओ फिर भी ऑडियंस देखती थी, और अमिताभ बच्चन में से गोविंदा या तो एसआरके की तरफ चले जाओ फिर भी ऑडियंस देखती तो थी। मतलब कि बॉलीवुड कुछ भी करे ऑडियंस जो है खुले मन से उनको एक्सेप्ट कर लेती थी। फिर ये अचानक क्या हुआ, क्योंकि ऑडियंस ने तो साउथ की रीमिक्स तक को एक्सेप्ट कर लिया था। तो देखो इसमें मेरे ख्याल से तो एक ही कारण रहा है और वो है लैक ऑफ कंपटीशन।
यानी कि बॉलीवुड जो है वो एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है और हमारे देश में सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली भाषा हिंदी ही है और इसीलिए बॉलीवुड की जो फिल्म है वो देश के कोने कोने में देखी जाती थी। और तमिल, तेलुगु जैसे साउथ की जो रीजनल फिल्म इंडस्ट्री है वो कभी भी बॉलीवुड को कंपटीशन नहीं दे पाई, क्योंकि पहले उनकी फिल्में कभी हिंदी में रिलीज होती ही नहीं थी और इसीलिए ऑडियंस के पास एंटरटेनमेंट के नाम पर सिर्फ बॉलीवुड की फिल्में ही थी और इसीलिए बॉलीवुड जो भी करता था वो ऑडियंस जो है खुले मन से एक्सेप्ट कर लेती थी, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो 2000s के बाद चेंज हो गई, क्योंकि 2000s के बाद जो है हॉलीवुड के फिल्में भी इंडिया में रिलीज होने लग गई और लोग जो है अब हॉलीवुड की फिल्मों के लिए भी एक्साइटेड होने लग गए और थिएटर भर भर के वो फिल्में देखने जाने लग गए। लेकिन लेट 2000s में एक ऐसी कंपनी मार्केट में उतरती है जो कि फ्यूचर में जाकर बॉलीवुड की नाक में दम कर देती है और कहीं ना कहीं बॉलीवुड के डाउनफॉल में उस कंपनी का बहुत ही बड़ा हाथ है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स के बारे में। गोल्ड माइंस वही कंपनी थी जिसने साउथ की फिल्मों को हिंदी में डब करना शुरू किया और उसको सैटेलाइट में दिखाने लग गए, वो भी तब जब सैटेलाइट जो है अपने पीक पर था और इसीलिए ऑडियंस के पास हॉलीवुड और साउथ की फिल्मों के जैसा एक नया ऑप्शन सामने आया। और यही वक्त था जब ऑडियंस को पता चलने लग गया कि ये साले बॉलीवुड वाले तो चूना लगा रहे, साउथ की फिल्मों को रीमेक कर करके हमको बेचे जा रहे हैं। तो एक तरफ हॉलीवुड और साउथ की फिल्में कंपटीशन में आ गई, दूसरी तरफ बॉलीवुड जो है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा था, यानी कि साउथ की फिल्में रीमेक करे जा रहा था और नई फिल्मों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था। और इसी वजह से ऑडियंस जो है धीरे धीरे बॉलीवुड की तरफ से अपना मुंह मोड़ रही थी, जो हमें फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी कहीं ना कहीं दिख रहा था। लेकिन फिर भी अब तक साउथ की फिल्में सैटेलाइट तक ही सीमित थी, वो जो है थिएटर में नहीं आ रही थी, यानी कि कोई भी जो हिंदी डब करके थिएटर में रिलीज नहीं कर रहा था। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है बाहुबली द बिगिनिंग की। यही वो फिल्म थी जिसके बाद जो है ऑडियंस साउथ की फिल्मों के लिए पागल ही होने लग गई। बाहुबली फिल्म के रिलीज होने के बाद ही ऑडियंस को पता चला कि साउथ की फिल्में कितनी बढ़िया होती है और बॉलीवुड की फिल्में कहीं ना कहीं अपनी क्वालिटी कितनी ज्यादा लूज कर रही है। और उसके बाद जब बाहुबली 2 रिलीज हुई, उसने तो बॉलीवुड और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहले नंबर की फिल्म बन गई। और ये बाहुबली 2 के रिलीज के बाद ही ये जो पूरा पैन इंडिया वाला कल्चर है वो स्टार्ट हुआ, जिसमें साउथ की फिल्में हिंदी में डब होकर रिलीज होने लग गई और धुआंधार कमाई करने लग गई। लेकिन इन सब के बीच में बॉलीवुड ने इन सब चीजों से सीख ली ही नहीं, वो तो जो है अपने हिसाब से वो सारी चीजें करता रहा जो पहले करता था और धीरे धीरे जो अपने डाउनफॉल की तरफ जाता गया। But one thing, sir, you have to accept this. This might sound really harsh, but we South Indians have changed the way you look at cinema, sir, for Bollywood also. Because you guys were stuck in making films for Bandra and Juhu, but now we, Triple R, Bahubali, Animal. No, you're wrong there. Jawar, these kind of change your version. No. और फिर इस बॉलीवुड की कहानी के विलन की बात करें तो वो आता है 2020 में कोविड के नाम से। कोरोना वायरस के आने के बाद पूरे विश्व में ही लॉकडाउन लग गया था, लोग जो है अपने घर में ही बैठ गए थे और लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का साधन बन गया उनका मोबाइल। यानी कि मूवीज हो, वेब सीरीज हो या टीवी सीरियल से क्यों ना हो, वो सारी चीजें लोग जो है मोबाइल में कंज्यूम करने लग गए और यहीं पर राइज होता है ओटीटी एप्स का। और ये ओटीटी एप्स की वजह से ऑडियंस जो है देश विदेश के कंटेंट को देखने लग गई और जब उन्होंने फॉरेन का सिनेमा और अपने साउथ का खुद का सिनेमा जब देखा, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि बॉलीवुड का सिनेमा कितने पीछे है और अब जो है उनको हिंदी डब की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। लोग जो है सबटाइटल्स के जरिए ओरिजिनल फिल्म को ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देख रहे थे और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्मों को देखा जो शायद हिंदी डब नहीं हुई थी और तब उन्हें पता चला कि ओह, साउथ में कितनी बढ़िया बढ़िया फिल्में बन रही है या बन चुकी है। और हॉलीवुड की फिल्मों की तो क्या ही बात करें। और ये ऑडियंस जो है लॉकडाउन में एक से एक बेहतरीन फिल्में और कंटेंट देख लेती है और जब लॉकडाउन हटता है तो बॉलीवुड ये नहीं सोचता है कि अब जो है ऑडियंस ने कुछ नया देख लिया है तो अब जो है उनको कुछ नया देना ही पड़ेगा। उसके बदले वो सेम ही अपना फॉर्मूला चलाते जाते हैं, जिसका रिजल्ट आज हम देख ही सकते हैं। मतलब लिटरली आज बॉलीवुड वो सारी चीजें कर रहा है जो उसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो एक चीज नहीं कर रहा है जो उसे बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी, वो है फिर से अपने 2000s वाले एरा में वापस जाना। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि जब हम कहते हैं कि हमें पुराने बॉलीवुड फिल्मों की याद आती है, तब हमें जो है नई फिल्मों की याद नहीं आती है, तब हमें याद आता है 2000s का एरा, जब जो है हमें रोमांटिक फिल्में भी देखने मिलती थी, थोड़ी जो है सोशल इश्यूज वाली फिल्म भी देखने मिलती थी, थोड़े ड्रामास वाली फिल्में भी देखने मिलती थी, हॉरर भी देखने मिलता था और थ्रिलर फिल्में भी देखने मिलती थी। यानी कि हमें जो है वैरायटी वाला सिनेमा देखने मिलता था। लेकिन इसके बदले बॉलीवुड आज हमें क्या दे रहा है, या तो वो साउथ की फिल्मों को रीमेक करेंगे या तो वो उनके जैसी फिल्मों बनाने की ट्राई करेंगे, जो कि हमने बड़े मियाँ छोटे मियाँ में देख ही लिया कि हम कितनी बढ़िया पैन इंडिया मसाला एक्शन फिल्म बना लेते हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि है वर्दी लोगों को उनका चांस ना देना।
आज इंडस्ट्री में एक से एक बढ़िया आउटसाइडर एक्टर्स भरे हुए हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री उनकी तरफ देखती तक नहीं है। उसके बदले नेपोटिज्म से आए हुए लोगों की तरफ देखती है, या तो वही पुराने घिसे पिटे एक्टर्स को ले लेती है और उनके पीछे इतने ज्यादा करोड़ रुपए का बजट लगा देती है जिसे रिकवर करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। मतलब खुद सोचकर देखो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म का बजट 350 करोड़ था। क्या वो फिल्म कहीं से भी 350 करोड़ की लग रही थी? अब देखो, ऐसा नहीं है कि ऑडियंस ने बिल्कुल ही बॉलीवुड की फिल्मों को देखना बंद कर दिया है। पिछले साल 2024 में जब चमकीला फिल्म आई थी, या तो जब मडगांव एक्सप्रेस फिल्म आई थी, तब लोगों ने खूब देखा और इसकी तारीफ भी करी थी कि भाई ओल्ड बॉलीवुड इज बैक, और ये फिल्म देखने में हमें मजा आया। और अगर बॉलीवुड को कमबैक करना है तो उनको ऐसी ही फिल्में और बनानी पड़ेगी और बेकार फिल्मों के पीछे बजट लगाना बंद करना पड़ेगा। और एक दूसरा कारण है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, और मेरे ख्याल से उसकी भी उतनी ही ज्यादा इक्वली बात होनी चाहिए, वो है लैक ऑफ गुड म्यूजिक। आई मीन यार, याद करो, बॉलीवुड वो इंडस्ट्री है जिसके फ्लॉप मूवीज में भी ब्लॉकबस्टर म्यूजिक हुआ करता था। मतलब कि बॉलीवुड फिल्मों में कहानी मिले ना मिले, म्यूजिक बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलेगा। लेकिन आजकल की फिल्मों में अगर देखने जाओ तो अगर अच्छी से अच्छी फिल्म हो, उसमें भी हमें जो है अच्छे गाने देखने नहीं मिलते। और बॉलीवुड को सबसे पहले तो अपने म्यूजिक पे ही काम करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में इसीलिए चली क्योंकि उनका म्यूजिक ब्लॉकबस्टर था। उन्हें जो है ज्यादा प्रमोशन करना ही नहीं पड़ा, उनका म्यूजिक काफी था उनके फिल्म के प्रमोशन करने के लिए। मतलब आप खुद ही सोचो, अगर अभी आप अपनी प्लेलिस्ट चेक करोगे तो नई जो फिल्म आ रही है बॉलीवुड की, उसका मेरे ख्याल से एक गाना भी मुश्किल से मिल जाएगा, लेकिन पुराने गाने भर भर के मिलेंगे। तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि अगर बॉलीवुड को अपना कमबैक चाहिए तो क्या क्या चीजें उसे करनी चाहिए। पहली और सबसे मस्ट चीज है अच्छी स्टोरी लाइन पर इन्वेस्ट करो। दूसरा है अच्छी फिल्में बनाओ, ऑफ कोर्स। तीसरा है साउथ की रीमेक्स बनाना बंद करो, अपना कुछ नया क्रिएटिव बनाओ। और चौथा है गुड म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक दो भाई, इतना तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि 2025 में मैंने ये जो पॉइंट्स बताए वो जो है बॉलीवुड फॉलो करने वाला है या फिर से वही घिसी पिटी चीज ही करने वाला है। और भाई जब मैंने सर्च किया कि भाई बॉलीवुड में 2025 में कौन कौन सी फिल्में रिलीज करने वाली है, वो लिस्ट देखने के बाद मेरी आंखें जो है बड़ी हो गई, क्योंकि ये लोग जो है अपनी गलतियों से सीख ही नहीं रहे हैं। मतलब लिटरली मैं आपको 2025 में रिलीज होने वाली कुछ फिल्मों के नाम बताता हूँ। रेड 2, वॉर 2, हाउसफुल 5, बागी 4, दे दे प्यार दे 2, वेलकम 3, बॉर्डर 2, नो एंट्री 2, सन ऑफ सरदार 2। मतलब यार सन ऑफ सरदार का सीक्वल कौन ही मांग रहा था? पहली फिल्म कितनों ने देखी है? मतलब यार ये सब डिसाइड कौन कर रहा है और इनके लिए बजट कौन पास कर दे रहा है? तो यार ये सारी लिस्ट को देखकर तो यही लगता है कि बॉलीवुड ने जो है अब तक अपना लेसन ठीक से सीखा नहीं है। लेकिन साथ ही में जब अभी मैंने देवा और शावा जैसी फिल्मों का ट्रेलर देखा तब थोड़ी सी रिलीफ भी हुई कि नहीं, बॉलीवुड थोड़ा थोड़ा तो कमबैक कर रहा है। लेकिन जब मैंने ये फिल्म की लिस्ट देखी तो मुझे लगा कि नहीं, कमबैक 2025 में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन लेट्स जस्ट होप कि बॉलीवुड अपने काम करने में थोड़ा सा सुधार लाए, ऑडियंस की बातों को सुने और सुनकर अनदेखा ना करे, बल्कि उस पर कुछ ना कुछ अमल भी करे। क्योंकि भाई कोई कुछ भी कहे, मैं तो आज भी अगर बॉलीवुड कोई बढ़िया सी फिल्म बनाएगा तो थिएटर में जाकर बिल्कुल देखूंगा, लेकिन खराब फिल्मों के लिए कोई भी जाना नहीं चाहेगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगले वीडियोस में आप क्या देखना पसंद करोगे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।